वेलकम बैक ट्रेडर्स। अगर आप श्रीना.इन पैरामीटर सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कंपनी कितनी बड़ी है, मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। पार्ट 2 में हमने समझा था कि कंपनी महंगी है या तो सस्ती, मींस वैल्यूएशन, PE, ROE। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि क्या ये कंपनी एक्चुअली पैसा बनाने में भी स्ट्रांग है या नहीं। आज के इस पार्ट 3 में हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं यूजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस पैरामीटर्स। अब इस पार्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ROCE, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। सो लेट्स स्टार्ट विथ ROCE। ROCE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। उसका फॉर्मूला आता है ROCE इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंपनी को भी जो इंटरेस्ट और टैक्स पे करना होता है उसके पहले की जो अर्निंग होगी दैट इज EBIT। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वो माइनस करके जो भी वैल्यूज मिलेगी दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो EBIT डिवाइड बाई अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे तो हमें मिलेगा वो कंपनी का ROCE। ये हुआ इसका फॉर्मूला। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कंपनी ने जितना पैसा लगाया है, चाहे वो खुद का हो, इक्विटी का हो, मतलब शेयर होल्डर्स का हो, इक्विटी उसको कंसिडर करते हैं, या तो कंपनी ने लोन लिया हो, तो इक्विटी और लोन सब कुछ मिला के कंपनी ने जितना भी पैसा लगाया है उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट किया है वही हमें ROCE बताता है, राइट। लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, ROE, जिसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स के पैसों का रिटर्न बताता है ROE। और लेकिन ROCE हमें क्या बताता है, पूरे बिजनेस का परफॉर्मेंस, चाहे पैसा ओनर का हो या तो बैंक का, तो वो सब मिला के जो भी कमाती है दैट इज ROCE। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने टोटल 100 रुपये लगाए और 20 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया तो उसका ROCE कितना होगा, 20%, राइट। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कंपनी A है जिसका ROCE 25% है, कैपिटल 100 है और प्रॉफिट 25 है, मतलब कि कंपनी ने 100 रुपये के ऊपर 25 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो उसका ROCE हुआ 25%। दूसरी कंपनी भी है जिसने 500 रुपीज़ कैपिटल के ऊपर 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया तो उसका ROCE हुआ 10%। तो अभी आप देखेंगे तो कंपनी A और B, ये दोनों को देख के आपको लगेगा कि कंपनी B ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, राइट, 50 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसका कैपिटल भी ज़्यादा लगा है, राइट। तो लेकिन एफिशिएंट कौन सी कंपनी है, A, क्योंकि वो 100 रुपये के ऊपर 25% प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जबकि कंपनी B है वो 500 रुपये के ऊपर सिर्फ 10% प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे ये दोनों कंपनी में से ज़्यादा एफिशिएंट कंपनी है कंपनी A। और जो लॉन्ग टर्म विनर्स होते हैं वो हमेशा जो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वही बनते हैं। तो इस तरह से हमें कंपैरिजन करने के कितना कैपिटल के ऊपर वो कितना प्रॉफिट निकाल रहा है, कितना परसेंटेज, राइट। सो यही होता है हाई ROCE, उसका मतलब यही होता है कि वो कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है। अब हम ROCE का इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। ROCE 15 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि इट इज़ गुड बिजनेस। ROCE अगर 20 से ज़्यादा है इट मीन्स इट इज़ स्ट्रॉन्ग बिजनेस। और हम ज़्यादातर ROCE अगर 20 से ज़्यादा हो वैसे ही कंपनीज फाइंड आउट करते हैं, राइट। और अगर ROCE हमारा कंसिस्टेंट 5-10 ईयर्स तक सेम रहता है या तो स्लाइटली इंक्रीज होता है दैन दैट इज़ एक्सीलेंट बिजनेस, मतलब कि वो उसको मेंटेन करके चल रहा है, राइट। तो हाई ROCE का मतलब होता है कि कंपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, राइट। गुड ROCE कब होता है, गुड ROCE तब होता है जब एसेट लाइट मॉडल हो। अब एसेट लाइट मॉडल का क्या मतलब होता है कि कंपनी कम एसेट, मतलब कि कम फैक्ट्रीज, प्लांट्स और मशीनरीज वो सब यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। जैसे कि IT कंपनीज है अपनी इन्फोसिस, TCS, तो उसमें मशीनरी कोई भी नहीं है, उसमें मेन एसेट क्या है, पब्लिक, मतलब कि पीपल, कस्टमर्स और सर्विस, राइट। तो दैट इज़, मेरा कहने का मतलब है कि ROCE गुड कब कब होता है, जब एसेट्स लाइट मॉडल हो, ब्रांड पावर हो, एंट्री बैरियर हो, राइट। जैसे कि FMCG में नेस्ले है, तो नेस्ले की प्रोडक्ट्स ही ऐसे, उसका ब्रांड वैल्यू बन चुका है कि कोई और, अगर हमें मैगी लेनी है तो हम नेस्ले की फर्स्ट लेंगे। जो बच्चों का वो पाउडर आता है सेरेलैक, वो भी नेस्ले का ही आता है। तो ऐसा ब्रांड बन चुका है लोगों के दिमाग में कि भाई मुझे मेरे बच्चे के लिए सेरेलैक लेना है तो मैं नेस्ले का ही लूँगी, मैं कोई और कंपनी के ऊपर नहीं जाऊँगी। तो नेस्ले ने ऐसे ब्रांड वैल्यू बना ली है अपनी। तो ऐसे ऐसे कंपनी का फिर ROCE भी हाई होता है। और एंट्री बैरियर मतलब कि जैसे कोई डिस्टिलरीज है, मतलब कोई अल्कोहल बनाने की कंपनी है या तो दवाई बनाने की कंपनी है, राइट। तो ऐसी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, ओपन करने के लिए बहुत सारी
प्रोसेस होती है, राइट। एंट्री बैरियर्स ज़्यादा है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, ज़्यादा बहुत कुछ ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट हो। ऐसे नहीं कि राशन की दुकान के जैसे आप कहीं पे भी उसको ओपन कर सको। तो ऐसे एंट्री बैरियर हो, ब्रांड पावर हो, एसेट लाइट मॉडल्स हो, मतलब मशीनरी कम हो, प्लांट्स कम हो, फैक्ट्री कम हो, तो वो सब का आरओसी अच्छा तब बन पाता है, राइट। इसीलिए जो FMCGs है और जो IT कंपनीज है वो सब का आरओसी आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। आप कोलपाल का आरओसी देख लो, शायद वो 80 से अप है। इन्फोसिस TCS का देख लो तो वो भी ज़्यादा रहेगा। तो उसका रीज़न ये होता है। नाउ हम देखेंगे आरओसी का रेड फ्लैग्स क्या क्या होता है। हाई आरओसी सिर्फ 1 साल के लिए है। अगर हम पिछले 10 साल का डेटा कंपेयर कर रहे हैं और उसमें बीच में किसी एक 5वें या 6ठे साल का आरओसी एकदम ज़्यादा है और फिर वापस एकदम डाउन हो गया, तो ये एक रेड फ्लैग है। देन आरओसी डेप्थ की वजह से भी आर्टिफिशियली हाई हो सकती है। आरओसी कंटिन्यूसली अगर गिरता जा रहा हो, मतलब 1 साल 25 है, फिर 22, फिर 20, 18, 15 ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग है। फिर हमें उसके अंदर एनालिसिस करके ही एंट्री लेनी चाहिए, देखना चाहिए। तो आरओसी में हमेशा कंसिस्टेंसी वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आरओसी। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग मार्जिन बताता है कि कोर बिजनेस से कितना प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। सब काट कूट करने से पहले कंपनी कोर बिजनेस से कितना कमा रही है। जैसे कि कोई कंपनी है जिसका काम है मेटल की बेयरिंग्स वो सब बनाना, राइट। तो वो उसका मेन काम है, उसमें से वो कितना कमा रही है। उसके अलावा वो एक्स्ट्रा साइड बिजनेस अगर करती होगी तो वो हमें ध्यान में नहीं लेना है। जो कंपनी का मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उसमें से कितना प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, दैट इज़ द ऑपरेटिंग मार्जिन। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। सिंपल एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 100 रुपये का माल बेचा और 20 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा, सब उसका टैक्स ये खर्चा पानी सब निकालने के बाद 100 रुपये की कोई चीज़ सेल की और 20 रुपया लास्ट में बचा, तो ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ 20%, राइट। हाई मार्जिन का मतलब होता है कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। हाई मार्जिन का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। प्राइसिंग पावर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कंपनी प्राइस बढ़ाए और कस्टमर फिर भी खरीदे तो वही होता है प्राइसिंग पावर। जैसे कि ब्रांडेड FMCG है, सॉफ्टवेयर्स है, फार्मा के पेटेंट है, राइट। तो ये सब ऐसे है कि अगर लो मार्जिन वो लोग, मतलब उनके पास ऐसा प्राइसिंग पावर है कि वो कितना भी पैसा उसका बढ़ा ले, प्राइस बढ़ा ले, तो लोग वही लेने वाले हैं। जैसे कि अमूल का बटर है, अगर हम बटर लेने गए और अगर 4 अलग अलग कंपनीज़ के बटर रखे हैं तो हम अमूल का ही लेंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट है और उसके पास प्राइसिंग पावर है। अगर वो 2 रुपया बढ़ा भी देगा अमूल वाला तो भी हम अमूल को ही लेंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं प्राइसिंग पावर। और लो मार्जिन का क्या मतलब होता है कि हैवी कंपटीशन है, तो कमोडिटी टाइप का बिजनेस है, तो उससे फिर मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और मार्जिन हमें हमेशा इंडस्ट्री के अंदर ही कंपेयर करना चाहिए। जैसे कि IT इंडस्ट्री है तो IT कंपनीज जैसे विप्रो और TCS, वो दोनों का ही ऑपरेटिंग मार्जिन को अगर हमें कंपेयर करना हो तो करना चाहिए। अभी कोई सीमेंट कंपनी और IT कंपनी को लेके हमें उसका कंपेयर नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। ये हमने देखा एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया वही के 100 रुपये की चीज़ बेची और 20 रुपया बचा तो 20% उसका हुआ। देन अब हम देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन बताता है कि सारे खर्चे, टैक्स और इंटरेस्ट, उसके बाद कंपनी के पास एक्चुअल पैसा कितना बचा, नेट सब काट कूट के हाथ में कंपनी के कितना पैसा आया, दैट इज़ द नेट प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। अगर कंपनी ने 100 रुपये की सेल्स की, कुछ सामान बेचा, सर्विस बेची और नेट प्रॉफिट 10 रुपये बचा, सब काट कूट के, मतलब टैक्स कटा, खर्चा कटा, एम्प्लॉयज़ का पगार दिया, ये वो, तो कंपनी के पास 10 रुपये बचे, तो उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ 10%, राइट। हाई नेट मार्जिन का मतलब होता है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं, रियल प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है, राइट। ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छी हो सकती है लेकिन नेट मार्जिन खराब, ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टैक्स, इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंसेस भी भरने होते हैं, तो अगर वो ज़्यादा है तो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन तो हाई है लेकिन नेट मार्जिन कम आ सकता है, राइट। ऐसा केस में अगर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन 25% है तो नेट मार्जिन 5% भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट या तो टैक्स वो कंपनी का पूरा प्रॉफिट खा रही है, तो कंपनी को फिर उसके ऊपर भी कंट्रोल लाना पड़ेगा ऐसे केस में,
अब हम पूरा फ्रेमवर्क देख लेते हैं, हमने पार्ट 1, 2 और 3 में क्या क्या देखा और उसको थोड़ा सा डिटेल में जोड़ लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। तो पार्ट 1 में हमने देखा मार्केट कैप और साइज़। तो मार्केट कैप सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, ये हमें बताता है कि कंपनी कितनी मैच्योर है, उसके बिजनेस कितने स्टेबल हो सकता है और उसके अप्स एंड डाउन्स कितने शार्प हो सकते हैं, राइट। स्मॉल कंपनीज फास्ट ग्रो करती है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है उसमें, और जो लार्ज कंपनीज होती है वो स्टेबल होती है लेकिन ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन वो स्टेबल भी होती है। इसलिए मार्केट कैप हमेशा ये बताता है कि हम किस टाइप का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम थोड़ा रिस्क लेकर है तो हम स्मॉल कंपनीज में जा सकते हैं, अगर हम कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर हम लार्ज कंपनीज में जा सकते हैं, राइट। ये मतलब कि फिर इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो अग्रेसिव है या तो फिर कंजर्वेटिव, तो मार्केट कैप उसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकता है। देन पार्ट 2 में हमने देखा वैल्यूएशन, राइट, मतलब प्राइस, उसका प्राइस ज़्यादा है या कम है, कहाँ पे वो वैल्यू कर रही है, कहाँ पे खड़ी है। तो अच्छी कंपनी अगर गलत प्राइस पे अगर हमने ले ली तो भी लॉन्ग टर्म रिटर्न वीक हो सकता है हमारा। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आज के प्राइस पे फ्यूचर का कितना पैसा ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, राइट। हाई पी का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा दे चुकी है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि भाई लो पी है तो हमें ले लेना चाहिए, हमें बाकी सब पैरामीटर्स भी उसके देखने चाहिए, राइट। और पार्ट 3 में मतलब कि आज हमने क्या देखा, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि स्ट्रेंथ क्यों सबसे क्रूशियल क्यों है, क्योंकि साइज़ और प्राइस दोनों तब तक यूजलेस है जब तक बिजनेस अंदर से पैसा बनाने में स्ट्रांग ना हो, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी हमें क्या बताती है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल चल भी रहा है या नहीं, मैनेजमेंट कैपिटल को समझदारी से यूज़ कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, और ये प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट वो जनरेट कर रहा है वो रिपीटेबल भी है या नहीं, राइट। 1-2 क्वार्टर में अगर उसने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया तो उसके ऊपर से हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। जो कंपनी हर साल अपने कैपिटल पे अच्छे से रिटर्न नहीं बना सकती है, वो कितनी भी बड़ी हो, फिर ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकती है, राइट। तो इस तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ के हम ये बता सकते हैं कि भाई मार्केट कैप बिना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो वो सिर्फ एक साइज ही रह जाएगा, वैल्यूएशन अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर सिर्फ नंबर ही रह जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी बिना प्राइस के कितना भी अच्छा बिजनेस हो लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पुअर ही रहेगा, राइट। तो जो कंपनी सही साइज़ की हो, मतलब कि मार्केट कैप सही हो, रिजनेबल प्राइस पे मिल रही हो, मतलब कि एज पर वैल्यूएशन वो ठीक ठाक हो, और अंदर से पैसा बनाने में भी स्ट्रांग हो, मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने की भी स्ट्रेंथ हो, और तो वही कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है हमारे लिए। और इसी वजह से जो कंपनी इन तीनों टेस्ट को पास करती है वही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकती है, राइट। तो स्टॉक मार्केट में पैसा तब तक नहीं बनता है जब तक हम सस्ते शेयर ढूंढते हैं, पैसा तब बनता है जब हम स्ट्रॉन्ग बिजनेस को सही प्राइस पे पकड़ लेते हैं। ओके, सो मैं हूँ डोनिका रावल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटर क्लैरिटी, बेटर डिसीजन और बेटर इन्वेस्टिंग के साथ। टिल देन, इन्वेस्ट वाइजली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।